राधा को लगने लगा कि उसके माँ-बाप ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन ज़िंदगी के ख्वाब देखती आई थी। राधा को लगने लगा कि उसके माँ-बाप ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन जिंदगी के ख्वाब देखती आई थी। ये बहू, सास फिर से बड़बड़ाने लगी। कमाने का कुछ हुनर सीख। इस खानदान में ऐसा ही चला आ रहा है। वाह रे खानदान! राधा फट पड़ी। औरत कमाए और मर्द उसी की कमाई पर गुलछरे उड़ाए। लानत है ऐसे खानदान पर। उस गांव में दक्षिण दिशा में कुछ कारीगर परिवार सालों से रह रहे थे। न जाने कितनी ही पीढ़ियों से वे लोग ठाकुरों की चाकरी करते आ रहे थे। तरक्की के नाम पर उन्हें कुछ भी तो नहीं मिला था। आज भी वे दूसरे पर निर्भर थे। पनराम का परिवार नाच मुजरे से अपना गुजरा करता आ रहा था। उसकी दादी माँ, बीबी सभी तो नाच मुजरे से ही परिवार पालते रहे थे। शादी ब्याह के मौके पर उन्हें दूर दूर से बुलावा आया करता था। औरतें महफिलों में नाच मुजरे करती और मर्द नशे में डूबे रहते। कभी राधा की सहेली ने कहा था, गोपा, वहाँ तो जाते ही तुझे ठुमके लगाने होंगे, पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। राधा ने मुंह बनाकर जवाब दिया था, नाची मेरी जूती है, मैं ऐसे खोटे काम कभी नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन राधा की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसके पति हयात ने कहा, 2 दिन बाद हमें अमधार की बारात में जाना है। वहाँ के ठाकुर खुद ही न्योता देने आए थे। नहीं, राधा ने साफ साफ लहजे में मना कर दिया। मैं नाच मुजरा नहीं करूंगी। क्या हयात के हाथों से मानो तोते उड़ गए। कान खोलकर सुन लो। जैसे राधा शेरनी ही बन बैठी थी। अपने माँ बाप से कह दो कि गोपली महफिल में नहीं नाचेगी, फिर हमारे पेट कैसे भरेंगे। बहू सामने ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे। ससुर पनराम ने उसकी ओर देखते हुए सवाल दाग दिया। यह तुम सोचो। उसका वही मुंहफट जवाब था। यह सोचना मर्दों का काम हुआ करता था। राधा ने रवे से परिवार को गहरा धक्का लगा। आंगन के कोने में बैठा हुआ पनराम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। राधा की सास बीमार थी। आंगन की दीवार पर बैठा हुआ हयात भांग की पत्तियों को हथेली पर रगड़ रहा था। देखो राधा, अपनी बात दोहराने लगी, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल लूंगी, पर पैरों में घुंघरू नहीं बांधूंगी। कानों में घुंघरू शब्द बजते ही सास हरकत में आ गई। उसे लगा कि बहू का दिमाग ठिकाने लग गया है। वह खाट से उठकर पुराना संदूक खोलने लगी। उसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। सास ने संदूक से वे घुंघरू निकाल लिए जिनके साथ उनके खानदान का इतिहास जुड़ा हुआ था। उन पर हाथ फेरते हुए वह आंगन में चली आई। उसने पूछा, हाँ बहू, तू पैरों में पायल बांधेगी या घुंघरू? कुछ भी नहीं, राधा चिल्लाकर बोली। हयात जुल्फे की तैयारी कर चुका था। उसने जोर से सट्टा लगाया। बाप बेटे दोनों ही नशे में धुत हो गए। सास बोली, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, राधा ने भी कहा, एक काम करने वाले आदमी नहीं हैं। सामने से आमधार के ठाकुर करण सिंह आते हुए दिखाई दिए। सास ने परेशान होकर कहा, ठाकुर साहब आ रहे हैं, उनसे क्या कहें, जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। राधा ने जवाब दिया,
लेकिन उनके बयाने का क्या होगा? जिसको दिया है वह लौटा देगा। राधा बोली। ठाकुर करण सिंह आए तो उन्होंने छूटते ही कहा, देखो पनराम, तुम लोग समय पर पहुंच जाना, बारात में नहीं। राधा ने बीच में ही कहा, हम लोग नहीं आएंगे। राधा की बात सुनकर ठाकुर साहब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पनराम से पूछा, क्यों रे पनिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? मालिक ने न जाने कहाँ से यह मनहूस औरत हमारे परिवार में आ गई है। पनराम ठाकुर के लिए दरी बिछाते हुए बोला। ठाकुर दरी पर बैठ गए। वे राधा की नाप जोख करने लगे। राधा को उनका इस तरह दिखना अच्छा नहीं लगा। वह क्यारियों में जाकर गुड़ाई निराई करने लगी और सोचने लगी कि अगर उसके पास भी कुछ खेत होते तो कितना अच्छा होता। आमधार के ठाकुर बैरंग ही लौट गए। राधा सारे गांव में मशहूर होने लगी। जितने मुंह उतनी ही बातें। सास ने पूछा, क्यों री, नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या? मेरे पास 2 हाथ हैं। राधा अपने हाथों को देखकर बोली, इन्हीं से कमाऊंगी, खाऊंगी और तुम सबका पेट भी भरूंगी। तीसरे दिन उस गांव में पटवारी आया। वह राधा के मायके का था, इसलिए वह गोपली से भी मिलने चला आया। राधा ने उससे पूछा, क्यों बिशन, तो हमें सरकार की ओर से जमीन नहीं मिल सकती क्या? उस पर तो हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पटवारी के कुछ कहने से पहले ही हयात ने कहा, तो हराम की कब तक खाएगी? राधा पति हयात की ओर आंखें तरीर कर बोली, निखट्टू रहने की आदत जो पड़ चुकी है, जमीन क्यों नहीं मिल सकती? पटवारी ने कहा, तुम लोग मुझे अर्जी लिख कर तो दो, फिलहाल तो मुझे यहीं कहीं मजदूरी दिलवा दो। राधा ने कहा, सड़क पर काम कर लेगी? पटवारी ने पूछा। हाँ हाँ, कर लूँगी। राधा को एक नई राह दिखाई देने लगी। ठीक है। पटवारी बिमन उठकर खड़ा हुआ। कल सुबह तुम सड़क पर चली आना, वहाँ गोपाल से बात कर लेना, वह तुम्हें रख लेगा, मैं उससे बात कर लूँगा। सुबह बिस्तर से उठते ही राधा ने 2 बासी टिक्कड़ खाए और काम के लिए सड़क की ओर चल दी। वह उसी दिन से मजदूरी करने लगी। छुट्टी के बाद गोपाल ने उसे 40 रुपए थमा दिए। राधा ने दुकान से आटा, नमक, चीनी, चायपत्ती खरीदी और अपने घर पहुंच गई। चूल्हा जलाकर वह रात के लिए रोटियां बनाने लगी। सास ने कहा, ए बहू, तू तो बहुत ही समझदार निकली रे। क्या करे? राधा बोली, परिवार में किसी ना किसी को तो समझदार होना ही पड़ेगा। राधा सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। हयात ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? राधा ने उसे उलाहना दे दिया। तुम लोग तो घर में चूड़ियाँ पहने हुए बैठे हो ना, तुमने तो कभी तिनका तक नहीं तोड़ा। इस पर हयात ने गर्दन झुका ली। राधा को लगने लगा कि उस निठल्ले परिवार की बागडोर उसी ही संभालनी पड़ेगी। वह मन लगाकर सड़क पर मजदूरी करने लगी। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, मैं उन्हें भी काम दिलवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, गोपाल ने कहा, काम मिल जाएगा। गोपली जब घर पहुंची तो हयात कोने में बैठा हुआ चिलम की तैयारी कर रहा था। राधा ने उसे समझाते हुए कहा, ये गंदी आदतें छोड़ दो, कल से मेरे साथ तुम भी सड़क पर काम किया करो। मैंने गोपाल से बात कर ली है, मैं मजदूरी करूँगा। हयात ने घबरा कर पूछा, तो औरत की कमाई ही खाते रहेंगे? राधा ने ताना मार, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।
हयात सिर खुजलाते हुए बोला, तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूँगा। दूसरे दिन से हयात भी सड़क पर मजदूरी करने लगा। अब उन्हें दुगनी मजदूरी मिलने लगी। राधा को सास ससुर का खाली रहना भी अखरने लगा। एक दिन गोपली ने ससुर से पूछा, क्या आप रस्सियाँ बांट लेंगे? आज तक तो नहीं बांटी। पनराम ने कहकर, तुम कहती हो तो खाली बैठने से तो यही ठीक रहेगा। राधा बोली, दुकानों में उनकी अच्छी कीमत मिल जाया करती है। बहू, मुझे भी कुछ करने को कहना। सास ने कहा, आप लंबी घास के झाड़ू बना लिया करें। राधा बोली, अब उस परिवार में सभी कमाऊ हो गए थे। एक दिन राधा सभापति के घर जा पहुंची और उनसे कहने लगी कि ताऊ जी, हमें भी जमीन दिलवाइए ना। तभी उधर ग्राम सेवक चले आए। सभापति ने कहा, अरे हाँ, मैं तो तेरे ससुर से कब से कहता आ रहा हूँ कि खेती के लिए ज़मीन ले ले, पर वह तो बिल्कुल निखट्टू है। आप हमारी मदद कीजिए ना। राधा ने ग्राम सेवक से कहा। ग्राम सेवक ने एक फार्म निकालकर राधा को दे दिया और बोले, इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, राधा बोली, इस पर मेरे ससुर के दस्तखत होंगे। अभी तो हमारे सिर पर उन्हीं की छाया है। ठीक है, सभापति ने कहा, उन्हीं से करा लो। राधा खुशी खुशी उस फार्म को लेकर घर पहुंची। अपने ससुर से बोली, आप इस पर दस्तखत कर दें। यह क्या है? ससुर ने पूछा। राधा ने उन्हें सब कुछ बतला दिया। पनराम ने गहरी सांस खींचकर कहा, अब तो ही हम लोगों की जिंदगी सुधारेगी। उस दिन आंगन में सास लकड़ी की उसी संदूक को खोल बैठी थी जिसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। राधा को देख उसने पूछा, हाँ तो बहू, इन घुंघरुओं को फेंक दूं? नहीं, गोपली ने मना करते हुए कहा, ये पड़े रहेंगे तो गुलामी के दिनों में याद दिलाते रहेंगे। राधा ने उस परिवार की काया ही बदल दी। उसके साहस पर गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे। घर के आगे जो भांग की क्यारियां थी, वहां उस न्योला लहसुन लगा दिया था। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। पति के साथ राधा सड़क पर मजदूरी करती रहती। गोपली की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके पैर भारी नहीं हुए थे। सास जब तक उसकी जांच परख करती रहती। एक दिन उसने पूछा, बहू, है कुछ? नहीं। राधा मुस्कुरा दी। अभी तो हमारे खाने खिलने के दिन हैं, अभी क्या जल्दी है? सास चुप हो गई। हयात और पनराम ने भांग छोड़ दी। अब वे 2 बीड़ियों भी पी लेते हैं। एक दिन राधा ने पति से कहा, अब बीड़ी पीना छोड़ दो, यह आदमी को सुखाकर रख देती है। ठीक है, हयात ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। आदमी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। राधा की कोशिश रंग लाने लगी। अब उसे उस दिन का इंतजार था जब उसे खेती के लिए ज़मीन मिलेगी। उस दिन सभापति ने हयात को अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने उसे एक कागज़ थमाकर कहा, ले रे, सरकार ने तुमको खेती के लिए ज़मीन दी है। किधर दी है ताऊ जी? हयात ने पूछा। मोहन के आगे सुरंग खाल में, सभापति ने बताया। हयात ने घर जाकर जमीन का कागज राधा को दे दिया। राधा, सरकार ने हमें खेती के लिए ज़मीन दे दी है। राधा ने वह कागज़ ससुर को थमा दिया। मालिक तो आप ही हैं ना। पनराम ने उस सरकारी कागज़ को सिर माथे लगाया और कहा, तुम जैसी बहू सभी को मिले।